रामू जी, वरुण जी, के दर्शकों का, यहाँ उपस्थित महानुभावों का अभिनंदन करता हूं, मीट के लिए बधाई देता हूं। 9 का रीजनल ऑडियंस है, तो 9 ग्लोबल ऑडियंस भी तैयार हो रहा है। मीट में अनेक से इंडिया विशेष तौर पर जुड़े हुए कई देशों को से वे लोग वहां से वेव कर रहे हैं, हो सकता है। मैं सबको शुभकामनाएं दे, यहाँ नीचे एक शहरों में हुए सब दर्शकों को भी उतने ही उत्साह से देख रहा हूं। मेरी तरफ का भी स्वागत है। साथियों, आज विश्व की पर हमारे देश पर है। दुनिया में किसी भी देश में वहां के लोग भारत को एक नई जिज्ञासा से हुए हैं। फिर क्या हुआ? देश 70 साल में 11वीं बना, वो 8 साल में 5वें बन नए वहां है कि भारत दुनिया की एकमात्र मेजर वर्ष अपने पीपल के दशक में भारत ने 2 लाख करोड़ अपनी इकोनॉमी होना, सिर्फ आंकड़ों बदलना मात्र नहीं है। इसका ये 25 करोड़ लोग गए से निकले हैं। 25 करोड़ लोग क्लास बने। ये मिडिल क्लास एक जिंदगी शुरू कर रहा है, ये सपनों के साथ आगे बढ़ रहा है, हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है और उसको वाइब्रेंट बना रहा है। आज दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी हमारे भारत में है। ये युवा तेजी से स्किल्ड हो रहा है, इनोवेशन को गति दे रहा है, और इन सब के बीच भारत की फॉरेन पॉलिसी का मंत्र है
इंडिया फर्स्ट। एक जमाने में भारत की पॉलिसी थी सबसे समान रूप से दूरी बनाकर चलो, इक्वी डिस्टेंस की पॉलिसी। आज के भारत की पॉलिसी है सबके समान रूप से करीब होकर चलो, इक्वी क्लोजनेस की पॉलिसी। दुनिया के देश भारत की ओपिनियन को, भारत के इनोवेशन को, भारत के एफर्ट्स को जैसा महत्व आज दे रहे हैं वैसा पहले कभी नहीं हुआ। आज दुनिया की नजर भारत पर है। आज दुनिया जानना चाहती है व्हाट इंडिया थिंक टुडे। साथियों, भारत आज वर्ल्ड ऑर्डर में सिर्फ पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, बल्कि फ्यूचर को शेप और सिक्योर करने में योगदान दे रहा है। दुनिया ने ये कोरोना काल में अच्छे से अनुभव किया है। दुनिया को लगता था कि हर भारतीय तक वैक्सीन पहुंचने में ही कई साल लग जाएंगे, लेकिन भारत ने हर आशंका को गलत साबित किया। हमने अपनी वैक्सीन बनाई, हमने अपने नागरिकों का तेजी से वैक्सीनेशन कराया और दुनिया के 150 से अधिक देशों तक दवाएं और वैक्सीन भी पहुंचाई। आज दुनिया, और जब दुनिया संकट में थी तब भारत की ये भावना दुनिया के कोने कोने तक पहुंची कि हमारे संस्कार क्या है, हमारा तौर तरीका क्या है। साथियों, अतीत में दुनिया ने देखा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब भी कोई वैश्विक संगठन बना, उसमें कुछ देशों की ही मोनोपोली रही। भारत ने मोनोपोली नहीं बल्कि मानवता को सर्वोपरि रखा। भारत ने 21वीं सदी के ग्लोबल इंस्टीट्यूशन के गठन का रास्ता बनाया और हमने ये ध्यान रखा कि सबकी भागीदारी हो, सबका योगदान हो। जैसे प्राकृतिक आपदाओं की चुनौती है, देश कोई भी हो, इन आपदाओं से इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान होता है। आज ही म्यांमार में जो भूकंप आया है, आप टीवी पर देखें तो बहुत बड़ी बड़ी इमारतें ध्वस्त हो रही है, ब्रिज टूट रहे हैं। और इसलिए भारत ने कोएलिशन रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर सी एक वैश्विक नया संगठन बनाने की पहल की। ये सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि दुनिया को प्राकृतिक आपदाओं के लिए तैयार करने का संकल्प है। भारत का प्रयास है प्राकृतिक आपदा से पुल, सड़कें, बिल्डिंग्स, पावर ग्रिड, ऐसा हर इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित रहे, सुरक्षित निर्माण हो। साथियों, भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए हर देश का मिलकर काम करना बहुत जरूरी है।
ऐसी एक चुनौती है हमारे एनर्जी रिसोर्सेज की। इसलिए पूरी दुनिया की चिंता करते हुए भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का समाधान दिया है, ताकि छोटे से छोटा देश भी सस्टेनेबल एनर्जी का लाभ उठा सके। इससे क्लाइमेट पर तो पॉजिटिव असर होगा ही, ये ग्लोबल साउथ के देशों की एनर्जी नीड्स को भी सिक्योर करेगा। और आप सबको ये जानकर गर्व होगा कि भारत के इस प्रयास के साथ आज दुनिया के 100 से अधिक देश जुड़ चुके हैं। साथियों, बीते कुछ समय से दुनिया ग्लोबल ट्रेड में असंतुलन और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी चैलेंजेस का सामना कर रहा है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए भी भारत ने दुनिया के साथ मिलकर नए प्रयास शुरू किए हैं। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC ऐसा ही एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट कॉमर्स और कनेक्टिविटी के माध्यम से एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट को जोड़ेगा। इससे आर्थिक संभावनाएं तो बढ़ेगी ही, दुनिया को ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स भी मिलेंगे। इससे ग्लोबल सप्लाई चेन भी और मजबूत होगी। साथियों, ग्लोबल सिस्टम्स को अधिक पार्टिसिपेटिव, अधिक डेमोक्रेटिक बनाने के लिए भी भारत ने अनेक कदम उठाए हैं। और यहीं पर ही भारत मंडपम में G20 समिट हुई थी। उसमें अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाया गया है। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। इसकी मांग लंबे समय से हो रही थी, जो भारत की प्रेसिडेंसी में पूरी हुई। आज ग्लोबल डिसीजन मेकिंग इंस्टीट्यूशंस में भारत ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज बन रहा है। इंटरनेशनल योगा डे, WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क, ऐसे कितने ही क्षेत्रों में भारत के प्रयासों ने नए वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। और ये तो अभी शुरुआत है। ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भारत का सामर्थ्य नई ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है। साथियों, 21वीं सदी के 25 साल बीत चुके हैं। इन 25 सालों में 11 साल हमारी सरकार ने देश की सेवा की है। और जब हम व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे उससे जुड़ा सवाल उठाते हैं, तो हमें ये भी देखना होगा कि पास्ट में क्या सवाल थे, क्या जवाब थे। इससे TV9 के विशाल दर्शक समूह को भी अंदाजा होगा कि कैसे हम आत्मनिर्भरता से आत्मनिर्भरता तक, एस्पिरेशन से अचीवमेंट तक, डिस्परेशन से डेवलपमेंट तक पहुंचे हैं। आप याद करिए, एक दशक पहले गांव में जब टॉयलेट का सवाल आता था तो माताओं बहनों के पास रात ढलने के बाद और भोर होने से पहले का ही जवाब होता था।
आज उसी सवाल का जवाब स्वच्छ भारत मिशन से मिलता है। 2013 में जब कोई इलाज की बात करता था तो महंगे इलाज की चर्चा होती थी। आज उसी सवाल का समाधान आयुष्मान भारत में नजर आता है। 2013 में किसी गरीब की रसोई की बात होती थी तो धुएं की तस्वीर सामने आती थी। आज उसी समस्या का समाधान उज्ज्वला योजना में दिखता है। 2013 में महिलाओं से बैंक खाते के बारे में पूछा जाता था तो वो चुप्पी साध लेती थी। आज जनधन योजना के कारण 30 करोड़ से ज्यादा बहनों का अपना बैंक अकाउंट है। 2013 में पीने के पानी के लिए कुएं और तालाबों की तक जाने की मजबूरी थी। आज उसी मजबूरी का हल हर घर नल से जल योजना में मिल रहा है। यानी सिर्फ दशक नहीं बदला बल्कि लोगों की जिंदगी बदली है। और दुनिया भी इस बात को नोट कर रही है, भारत के डेवलपमेंट मॉडल को स्वीकार रही है। आज भारत सिर्फ नेशन ऑफ ड्रीम्स नहीं बल्कि नेशन दैट डिलीवर्स भी है। कोई देश अपने नागरिकों की सुविधा और समय को महत्व देता है तब उस देश का समय भी बदलता है। यही आज हम भारत में अनुभव कर रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। पहले पासपोर्ट बनवाना कितना बड़ा काम था ये आप जानते हैं। लंबी वेटिंग, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस, अक्सर राज्यों की राजधानी में ही पासपोर्ट केंद्र होते थे। छोटे शहरों के लोगों को पासपोर्ट बनवाना होता था तो 1-2 दिन कहीं ठहरने का इंतजाम करके चलते थे। अब वो हालात पूरी तरह बदल गया है। एक आंकड़े पर आप ध्यान दीजिए, पहले देश में सिर्फ 77 पासपोर्ट सेवा केंद्र थे। आज इनकी संख्या 550 से ज्यादा हो गई है। पहले पासपोर्ट बनवाने में, और मैं 2013 के पहले की बात करूं, मैं पिछली शताब्दी की बात नहीं कर रहा हूं। पासपोर्ट बनवाने में जो वेटिंग टाइम 50 दिन तक होता था वो अब 5-6 दिन तक सिमट गया है। साथियों, ऐसी ही ट्रांसफॉर्मेशन हमने बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी देखा है। हमारे देश में 50-60 साल पहले बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, ये कहकर कि इससे लोगों को बैंकिंग सुविधा सुलभ होगी। इस दावे की सच्चाई हम जानते हैं। हालत ये थी कि लाखों गांवों में बैंकिंग की कोई सुविधा ही नहीं थी। हमने स्थिति को भी बदला है। ऑनलाइन बैंकिंग तो हर घर में पहुंचाई है। आज देश के हर 5 किलोमीटर के दायरे में कोई न कोई बैंकिंग टच पॉइंट जरूर है। और हमने सिर्फ बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का ही दायरा नहीं बढ़ाया बल्कि बैंकिंग सिस्टम को भी मजबूत किया। आज बैंकों का एनपीए बहुत कम हो गया है। आज बैंकों का प्रॉफिट 1,40,000 करोड़ रुपए के नए रिकॉर्ड को पार कर चुका है। और इतना ही नहीं, जिन लोगों ने जनता को लूटा है उनको भी अब लूटा हुआ धन लौटाना पड़ रहा है। जिस ईडी को दिन रात गालियां दी जा रही है, ईडी ने
22,000 करोड़ रुपए से अधिक वसूले हैं। ये पैसा कानूनी तरीके से उन पीड़ितों तक वापस पहुंचाया जा रहा है जिनसे ये पैसा लूटा गया था। साथियों, एफिशिएंसी से गवर्नमेंट इफेक्टिव होती है। कम समय में ज्यादा काम हो, कम रिसोर्सेज में अधिक काम हो, फिजूल खर्ची ना हो, रेड टेप के बजाय रेड कारपेट पर बल हो। जब कोई सरकार ये करती है तो समझिए वो देश के संसाधनों को रिस्पेक्ट दे रही है। और पिछले 11 साल से हमारी सरकार की बड़ी प्राथमिकता रहा है। मैं कुछ उदाहरणों के साथ अपनी बात बताऊंगा। साथियों, अतीत में हमने देखा है कि सरकारें कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिनिस्ट्रीज में एकोमोडेट करने की कोशिश करती थी, लेकिन हमारी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में ही कई मंत्रालयों का विलय कर दिया। आप सोचिए, अर्बन डेवलपमेंट अलग मंत्रालय था और हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन अलग मंत्रालय था। हमने दोनों करके हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय बना दिया। इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज अफेयर्स अलग था, विदेश मंत्रालय अलग था। हमने इन दोनों को भी एक साथ जोड़ दिया। पहले जल संसाधन नदी विकास मंत्रालय अलग था और पेयजल मंत्रालय अलग था। हमने इन्हें भी जोड़कर जल शक्ति मंत्रालय बना दिया। हमने राजनीतिक मजबूरी के बजाय देश की प्रायोरिटीज और देश के रिसोर्सेज को आगे रखा। साथियों, हमारी सरकार ने रूल्स और रेगुलेशंस को भी कम किया, उन्हें आसान बनाया। करीब 1500 ऐसे कानून थे जो समय के साथ अपना महत्व खो चुके थे, उनको हमारी सरकार ने खत्म किया। करीब 40,000 कंप्लायंसेस को हटाया गया। ऐसे कदमों से दो फायदे हुए। एक तो जनता को हैरेसमेंट से मुक्ति मिली और दूसरा सरकारी मशीनरी की एनर्जी भी बची। एक और एग्जाम्पल जीएसटी का है। 30 से ज्यादा टैक्सेस को मिलाकर एक टैक्स बना दिया गया है। इसको प्रोसेस के डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से देखे तो कितनी बड़ी बचत हुई है। सरकारी खरीद में पहले कितनी फिजूल खर्ची होती थी, कितना करप्शन होता था, ये मीडिया के आप लोग आए दिन रिपोर्ट करते थे। हमने जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म बनाया। अब सरकारी डिपार्टमेंट इस प्लेटफॉर्म पर अपनी जरूरतें बताते हैं, इसी पर वेंडर बोली लगाते हैं और फिर ऑर्डर दिया जाता है। इसके कारण भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम हुई है और सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी की जो व्यवस्था भारत ने बनाई है उसकी तो दुनिया में चर्चा है। डीबीटी की वजह से टैक्स पेयर के 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा गलत हाथों में जाने से बचे हैं। 10 करोड़ से ज्यादा फर्जी लाभार्थी जिनका जन्म भी नहीं हुआ था, जो सरकारी योजनाओं का फायदा ले रहे थे, ऐसे फर्जी नामों को भी हमने कागजों से हटाया है। साथियों, हमारी सरकार टैक्स की पाई पाई का ईमानदारी से उपयोग करती है और टैक्स पेयर का भी सम्मान करती है। सरकार ने टैक्स सिस्टम को टैक्स पेयर फ्रेंडली बनाया है। आज आईटीआर फाइलिंग का प्रोसेस पहले से कहीं ज्यादा सरल और तेज है। पहले सीए की मदद के बिना फाइल करना मुश्किल होता था। आज आप कुछ ही समय के भीतर खुद ही ऑनलाइन आईटीआर फाइल कर पा रहे हैं और रिटर्न फाइल करने के कुछ ही दिनों में रिफंड आपके अकाउंट में भी आ जाता है। फेसलेस असेसमेंट स्कीम की टैक्स पेयर्स को परेशानियों से बचा रही है। गवर्नेंस में एफिशिएंसी से जुड़े ऐसे अनेक रिफॉर्म्स ने दुनिया को एक नया गवर्नेंस मॉडल दिया है। साथियों, पिछले 10-11 साल में
भारत हर सेक्टर में बदला है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है और एक बड़ा बदलाव सोच का आया है। आजादी के बाद के अनेक दशकों तक भारत में ऐसी सोच को बढ़ावा दिया गया जिसमें सिर्फ विदेशी को ही बेहतर माना गया। दुकान में भी कुछ खरीदने जाओ तो दुकानदार के पहले बोल यही होते थे, भाई साहब लीजिए ना, ये तो इंपोर्टेड है। आज स्थिति बदल गई है। आज लोग सामने से पूछते हैं, भाई मेड इन इंडिया है या नहीं है। साथियों, आज हम भारत की मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंसी का एक नया रूप देख रहे हैं। अभी 3-4 दिन पहले ही एक न्यूज आई है कि भारत ने अपनी पहली एमआरआई मशीन बना ली है। अब सोचिए, इतने दशकों तक हमारे यहां विदेशी एमआरआई मशीन ही नहीं थी। अब मेड इन इंडिया एमआरआई मशीन होगी तो जांच की कीमत भी बहुत कम हो जाएगी। साथियों, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान ने देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक नई ऊर्जा दी है। पहले दुनिया भारत को ग्लोबल मार्केट कहती थी, आज वही दुनिया भारत को एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देख रही है। ये सक्सेस कितनी बड़ी है, इसके उदाहरण आपको हर सेक्टर में मिलेंगे। जैसे हमारी मोबाइल फोन इंडस्ट्री है, 2014-15 में हमारा एक्सपोर्ट $1 बिलियन तक भी नहीं था, लेकिन एक दशक में हमने $20 बिलियन के फिगर से भी आगे निकल चुके हैं। आज भारत ग्लोबल टेलीकॉम और नेटवर्किंग इंडस्ट्री का एक पावर सेंटर बनता जा रहा है। ऑटोमोटिव सेक्टर की सक्सेस से भी आप अच्छी तरह परिचित है। इससे जुड़े कंपोनेंट्स के एक्सपोर्ट भी भारत में एक नई पहचान बना रहे हैं। पहले हम बहुत बड़ी मात्रा में मोटरसाइकिल पार्ट्स इंपोर्ट करते थे, लेकिन आज भारत में बने पार्ट्स यूएई और जर्मनी जैसे अनेक देशों तक पहुंच रहे हैं। सोलर एनर्जी सेक्टर ने भी सफलता के नए आयाम गढ़े। हमारे सोलर मॉड्यूल का इंपोर्ट कम हो रहा है और एक्सपोर्ट 23 गुना तक बढ़ गया है। बीते एक दशक में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट भी 21 गुना बढ़ा है। ये सारी अचीवमेंट्स देश की मैन्युफैक्चरिंग की ताकत को दिखाती है। ये दिखाती है कि भारत में कैसे हर सेक्टर में नई जॉब्स भी क्रिएट हो रही है। साथियों, TV9 की समिट में विस्तार से चर्चा होगी, अनेक विषयों पर मंथन होगा। आज हम जो भी सोचेंगे, जिस भी विजन पर आगे बढ़ेंगे, वो हमारे आने वाले कल को, देश के भविष्य को डिजाइन करेगा। पिछली शताब्दी के इसी दशक में भारत ने एक नई ऊर्जा के साथ आजादी के लिए नई यात्रा शुरू की थी और हमने 1947 में आजादी हासिल भी दिखाई। अब इस दशक में हम विकसित भारत के लक्ष्य के लिए और हमें 2047 तक विकसित भारत का सपना जरूर पूरा करना है। और जैसा मैंने लाल किले से कहा है, इसमें सबका प्रयास आवश्यक है। इस समिट का आयोजन कर TV9 ने भी अपनी तरफ से एक पॉजिटिव लिया है। एक बार फिर की सफलता के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। मैं TV9 को विशेष रूप से बधाई दूंगा, क्योंकि पहले भी मीडिया हाउस समिट करते रहे हैं, लेकिन ज्यादातर एक छोटे से 5 स्टार होटल के कमरे में वो समिट होती थी और बोलने वाले भी सुनने वाले भी वही, कमरा भी। TV9 ने इस परंपरा को तोड़ा और ये जो मॉडल पेश किया है, 2 साल के भीतर भीतर देख लेना,
सभी मीडिया हाउस को यही करना पड़ेगा। यानी टीवी 9 थिंग्स टुडे वो भाग्यों के लिए रास्ता खोल देगा। मैं इस प्रयास के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं आपकी पूरी टीम को। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आपने इस इवेंट को एक मीडिया हाउस की भलाई के लिए नहीं, देश की भलाई की नौजवान मिशन मोड उनको आए, उनकी बहुत बधाई आने का मौका देश के मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं दोस्तों कि आपके साथ मेरी फोटो आज निकली है। और मुझे पक्का विश्वास है कि सारी युवा पीढ़ी जो मुझे दिख रही है 2047 में जब देश विकसित भारत बनेगा, सबसे ज्यादा बेनिफिट आप, क्योंकि आप उम्र के उस पड़ाव पर होंगे जब भारत विकसित होगा, आपके लिए मौज ही मौज है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।